नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं और जबकि करीब 6.5 करोड़ बच्चे स्कूली हैं। आपको बता दें कि कोविन ऐप पर ही अब तक 15 से 18 साल के 8 साल बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों तक ही पहुंचा है। आपको बता दें कि 9वीं और 10वीं में ही 3.85 करोड़ बच्चे हैं और 11वीं और 12वीं में 2.6 करोड़ बच्चे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार 15 से ही 18 आयु वर्ग के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद ही दी जानी है और देश में वयस्क आबादी को कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और स्पुतनिक वी टीके दिए जा रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी दिल्ली में 549 सेंटर चिन्ह किए गए हैं और दिल्ली सरकार के लिए भी अब बता दें आपको कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने ही लिस्ट भी जारी कर दी है और ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से ही कोवैक्सीन को डोज लगाए जा रहे थे। सबसे ज्यादा 21 वैक्सीनेशन सेंटर साउथ वेस्ट जिले में हैं। स्कूलों में भी बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के खास प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं और देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्य ने पूरे हौसले के साथ ही बड़े बड़े लक्ष्य रखे हुए हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और कोविड-19 महामारी यहां के लोगों को एक बार फिर से तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आज सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं। घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण देखने के बाद मैंने टेस्ट के लिए भेजे थे रिपोर्ट और मेरे अंदर लक्षण काफी मामूली हैं और डॉक्टर की तरफ से दिए गए सभी निर्देशों का भी पालन कर रहा हूं। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही आपको बता दें कि मिलने वाले बाद ही दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़े हैं और इसी वजह से भारत समेत कई देशों में नाइट कर्फ्यू के साथ अन्य कई तरह की प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं ताकि इस संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के जारी बयान के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिल्ली का हर व्यक्ति और औरत नई शराब नीति से परेशान दिख रहा है। उनका कहना है कि घरों के बगल में ही शराब के ठेके खुल रहे हैं और बीजेपी आज दिल्ली के ही 15 अलग अलग मुख्य स्थानों पर चक्का जाम कर इसका विरोध करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में चक्का जाम बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ही किया जाएगा। आदेश गुप्ता ने बताया है कि केजरीवाल पंजाब में शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने में तुले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इसे होते हुए नहीं देखेगी और दिल्ली में चक्का जाम में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता अक्षरधाम क्रॉस ऑल रोड और मौजूद रहेंगे तो वहीं आपको बता दें कि सांसद गौतम गंभीर विकास मार्ग में मौजूद कार बाजार में ही चक्का जाम का नेतृत्व करेंगे और इसके अलावा रमेश बिदूड़ी दयाराम चौक में ही होने वाले विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य पदाधिकारी आज अलग अलग स्थानों पर होने वाले इस चक्का जाम में शामिल होकर अपना विरोध जताएंगे। बीजेपी के अनुसार नई नीति आपको बता दें कि नई शराब नीति के तहत ही खोली जा रहे ठेके दुकानें और गैर पुष्टि क्षेत्र में हो निगम के नियमों का पालन न करती हो या किसी धार्मिक स्थल या विद्यालय के बगल में मौजूद हो तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें सील भी किया जाएगा।
भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और जब कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तो राज्य सरकारों की ओर से कड़े फैसले लेने की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि चुनावी राज्यों में रैलियों का शोर थम नहीं रहा। जश्न के नाम पर आम लोगों का जमावड़ा कम नहीं हो रहा और दिल्ली, मुंबई बाद कोलकाता में भी कोरोना के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन में 10 गुना केस हो गए और लोगों की इसी लापरवाही और कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ने कई कड़े निर्देश भी दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादी और अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़ पर भी नकेल कसने की कोशिश की है, तो पूरे राज्य में जिम, फिटनेस सेंटर और मेमोरियल को भी एक बार फिर बंद कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने भी आज ज्यादातर मामलों में सुनवाई ऑनलाइन तरीके से करने का फैसला किया है। ऐसा ही फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लिया था और जहां आज से ही मामले की सुनवाई ऑनलाइन होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही येलो अलर्ट का ऐलान कर चुकी है और हाईकोर्ट में ऑनलाइन तरीके से सुनवाई 15 जनवरी तक जारी रहेगी। कोविड महाराष्ट्र को भी डरा रहा है और वहां भी राज्य सरकार कड़े फैसले करने को मजबूर है। धारा 144 तो पहले से ही लागू है और अब वहां पर भी उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुरू किया जाए या फिर बंद रखा जाए, इसको लेकर भी विचार हो रहा है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के मुताबिक 2 से 3 दिनों में ही इस पर फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में जोर आजमाएंगे, इस पर फैसला पार्टी करेगी। दरअसल शनिवार को पत्रकारों से डिनर में ही अनौपचारिक बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाएगी और पूर्ण बहुमत से दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद चुने गए और इसके साथ ही इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे इस पर पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और चुनाव समय पर ही होने चाहिए और औपचारिक बातचीत में भी योगी में मौजूदा विधायकों के टिकट कटने और मथुरा से उनके चुनाव लड़ने, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के लिए एजेंडे में होने वाले संबंधित सवाल पूछे गए और सीएम ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, अलग अलग समय पर लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक है तो जरूरी नहीं है कि वो हर समय विधायक या मंत्री रहे। इसे समग्रता में भी देखना चाहिए। कुछ लोग संगठन में भी काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए और न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में ही लोगों को वहां पहुंचाया। रविवार को लखनऊ में आपकी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल का जनसभा को संबोधित किया था और इसी दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना काल के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर पीएम योगी को निशाने हाथ लिया है और अरविंद केजरीवाल ने जनसभा के दौरान ही कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए और न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि वहीं बड़ी संख्या में ही लोगों को वहां पहुंचाया और कोरोना के दौरान सबसे खराब व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिखाई दी थी। और अरविंद केजरीवाल ने यूपी के स्कूलों को लेकर भी योगी से प्रश्न पूछते हुए कहा कि 5 साल में अगर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो क्या यूपी में नहीं हो सकते थे। और उन्होंने अपनी रैली के दौरान विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझकर देश को गरीब और अशिक्षित रखा ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहें और इनके वोट करते रहें।
और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ रैली के दौरान कहा कि हमारी सरकार आने पर 18 से ऊपर की सभी महिलाओं को हम हर महीने 10,000 रुपए देंगे। ₹1,000 देंगे, माफ करना। और बीजेपी ने कहा कि महिलाओं को ही हजार रुपए के दिए तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा कि तुमने हजारों रुपए डकार दिए और तुम नहीं बिगड़े, 1,000 रुपए भी महिलाएं बिगड़ जाएंगी। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना संक्रमण के 11,877 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में पहले सामने आए मामलों से 2,707 अधिक हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के 50 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा है कि महाराष्ट्र 9 मरीजों की भी मौत हुई है और इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,41,542 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में अब 42,024 मरीज का ही इलाज चल रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 11,877 मामलों में से 7,792 मामले सिर्फ मुंबई से ही सामने आए हैं। बहरहाल मुंबई महानगर पालिका के अनुसार संक्रमण के ही 8,063 नए मामले हैं और मुंबई क्षेत्र में संक्रमण के 10,394 मामले सामने आए और जो राज्य में संक्रमण के कुल मामलों का लगभग 90% है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि शहर में 27 दिसंबर को ही 809 मामले सामने आए थे और जिसका मतलब रविवार तक संक्रमण के मामलों में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 9,170 नए मामले सामने आए थे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को बताया कि महाराष्ट्र में अभी तक 10 से अधिक मंत्री और कम से कम 20 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में आए ओमिक्रॉन के 50 मामलों में से 36 पुणे महानगर पालिका इलाकों और 8 पिंपरी और महानगर पालिका 2-2 और मामले पुणे से भी ग्रामीण और सांगली और एक मामला मुंबई और ठाणे से भी सामने आया है। और मुंबई में संक्रमण के मामले बढ़ने पर शहर के नगर निकाय प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने रविवार को ही आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि 79% मरीजों की बीमारी के लक्षण नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में 90% बिस्तर खाली पड़े हैं। उन्होंने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का भी अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार वार पलटवार और नए बयानों का गवाह बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी फिर से चैंपियन बनने के लिए प्रदेश के वोटर्स के सौगातों का पिटारा खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार तंज कस रही है। इस सब के बीच हैदराबाद के ही आकर यूपी के सियासी गलियारों में ताल ठोक रहे ओवैसी पर भी नजरें टिकी हुई हैं। ओवैसी न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लेते रहे हैं। कई बार रैलियों में तीखे बयानबाजी और उसके जवाब में पलटवार देखने को मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ओवैसी भी शायद अपनी चुनावी रणनीति बदलते दिख रहे हैं। हाल ही में एक हिंदी टीवी चैनल के साथ बात करते हुए ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का हिस्सा बन गया। इंटरव्यू के दौरान ही एसपी से गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। उन्होंने एसपी पर वार करते हुए कहा कि सत्ता पाने के बाद समाजवादी पार्टी मुस्लिम को भूल जाती है और हम फसाद में ही मारे जाते हैं और हमारी लाशों पर सत्ता आपको मिलती है। सोशल मीडिया पर किसी स्टार नेता या किसी घटना को लेकर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं और आपको बता दें कि कई बार ही कुछ अराजक तत्व सोशल मीडिया को समाज में शांति भंग करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट।
बाई सोशल मीडिया पर कुछ एंटी सोशल लोगों की ताजा बदमाशी है, जहां पर ये लोग अपना मानसिक कचरा फैला रहे हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते लोगों को देखा होगा। वो लोग जो समाज में कभी किसी जाति विशेष को टारगेट करते हैं तो कभी किसी को ट्रोल करते हैं, जिसके पीछे का मकसद समाज की शांति भंग करना माना जाता है। कुछ ऐसा ही बुली ऐप के जरिए किया जा रहा है। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत और गंदी बातें लिखी जा रही है। बुली ऐप आपको बता दें कि ठीक उसी तर्ज पर काम करता है जिस तर्ज पर कुछ दिन पहले सुली डील ऐप आया था। सुली डील को गिटहब पर लॉन्च किया गया था और अब बुली बाई को भी गिटहब पर लॉन्च किया गया है। दरअसल गिटहब एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर है। इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह के ऐप देखे जा सकते हैं। गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को ऐप्स बनाने और साझा करने की अनुमति देता है और इसके लिए आपको ईमेल जरूर पढ़नी पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि बुली बाई पर मुस्लिम महिलाओं के मानसिक उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब एक महिला पत्रकार ने ट्विटर पर अपनी आपबीती साझा की। इस ऐप को डेवलप करने वाले लोगों ने इस महिला पत्रकार की फोटो बुली ऐप पर शेयर कर दी थी और भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। इस महिला पत्रकार का कहना है कि ये बहुत दुख की बात है कि एक मुस्लिम महिला के रूप में आपको अपने नए साल की शुरुआत इस डर और घृणा के साथ करनी पड़ती है। बेशक ये बिना कहे किसी समझ जाना चाहिए कि सुली डील्स के इस नए संस्करण में ही सिर्फ मुझे निशाना नहीं बनाया गया है। तो आपको बता दें कि जब कोई बुली ऐप को खोलता है तो उस पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर दिखती है और एक बार जब यूजर बुली ऐप को ही खोलता है तो ये आपको एक मुस्लिम महिला के चेहरे को दिखाता है। फिर यूजर इसे बुली बाई ऑफ द डे के रूप में प्रदर्शित करता है और इस ऐप पर फिर इस तस्वीर पर भद्दे कमेंट के साथ इसकी बोली लगाई जाती है। फिर इसे हैशटैग बुली बाई के साथ दिन भर ट्रेंड किया जाता है। बुली बाई ऐप पर इस बार ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया गया है। मीडिया समेत दूसरे फील्ड की महिलाओं ने कहा कि इस घटिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बुली बाई ऐप को किसने बनाया ये जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन महिला पत्रकार ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उसका URL बुली बाई GitHub.io है और अब बता दें आपको कि अब ये URL डीएक्टिवेट हो गया है। महिला पत्रकार द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में पंजाबी भाषा में कुछ लिखा गया है, जो वहीं GitHub ने ही इस ऐप पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अपनी फोटो पब्लिक होने के बाद इस महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल शाखा में इसकी शिकायत दर्ज कराई और इसे FIR के रूप में तब्दील करने की मांग की। महिला की शिकायत पर जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई देते हुए कहा कि गिटहब ने उन्हें 1 जनवरी की सुबह को ही बताया है कि इस यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस इस बारे में आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, लगभग 6 महीने पहले इसी अंदाज में सुली डील ऐप आया था। इस ऐप पर भी चुनिंदा और जानी पहचानी मुस्लिम महिलाओं की फोटो शेयर की गई थी और भद्दे कमेंट के साथ इन तस्वीरों की बोली लगाई गई थी। आपको बता दें कि इस ऐप के टॉप पर लिखा था फाइंड यूर सुली। इस ऐप को जून 2021 में शुरू किया गया था, मगर इसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेट 4-5 जुलाई को हुई।
आपको बता दें कि इसका खुलासा तब हुआ जब डील ऑफ द डे को ट्विटर पर शेयर किया जाने लगा और इस मामले को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद गिटहब ने सुली डील ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। आपको बता दें कि गिटहब सॉफ्टवेयर सर्विस मुहैया कराने वाला प्लेटफॉर्म है। पुलिस के अनुसार गिटहब से जवाब आते ही ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये किसकी शरारत है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट से पिछले दिनों मुस्लिम महिलाओं की फोटो चुराकर होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब की मदद से सुली डील्स नाम के एक ऐप पर अपलोड की गई थी और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए आर्यन।